लाखों लोग मुज़ाहिरे कर रहे हैं दुनिया के हर शहर में कि सीज़ फायर किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में भी जो कोशिशें हुई हैं उसको नाकाम बनाया अमेरिका ने। और 11,000 शहादतें जो हैं क्रॉस हो चुकी हैं गाज़ा के अंदर। इसको जेनोसाइड से कम किसी तरह से भी करार देना जो है वो मुनासिब नहीं होगा। एक शख्स जो है वो इन्वॉल्व है, क्योंकि आप इसराइल की सिचुएशन इस वक्त देखें, वो अंदर से बटा हुआ है। एक तरफ हमास है, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह है, तीसरी तरफ ईरान है। तो आप किस तरह से हमास को खत्म करें? आप तो 6 और हमास के फाइटर तैयार कर रहे हैं। एट दिस टाइम टर्की इज प्लेइंग अ डिसाइसिव रोल। असल में तो गोल ये था कि वो जो डील हो रही थी सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल की, इजराइल वांटेड कि अलॉन्ग विद इंडोनेशिया एंड मलेशिया पाकिस्तान का होना बहुत जरूरी है। उसका सर्वाइवल तो बहुत मुश्किल लगता है नेतन्याहू का। बजाय ये कि आप ट्रांसपोर्ट के सिस्टम को बेहतर करें पहले, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। आपने जाके ऑरेंज ट्रेन बना दी, आपने जाके वो एक और व्हाइट एलिफेंट KPLI वो बना दी है, अरबों की सब्सिडी उस पर। 200 अरब की ट्रेन बनाने के लिए पैसे हैं उनके लिए, 100 अरब का वो अस्पताल बनाने के लिए पैसे हैं, लेकिन 50 बिलियन के पोल्यूशन ठीक करने के पैसे नहीं है। 70% रीजन जो है इस स्मॉग का, ये हमारे राइस के जो फील्ड्स हैं उसको बर्न करने का। 10 साल हो गए, हम और कितने 10 साल और करेंगे तो पता नहीं कितने बच्चे इस बीमारी में लाहक होंगे, कितने बुजुर्ग जो हैं वो इससे मुतासिर होंगे। अगर तो आपने ACs और DCs के थ्रू अपने शहर चलवाने हैं तो कुछ नहीं होने वाला। रिव्यू मिशन में पाकिस्तान कामयाब हो जाएगा IMF को राम करने में। अपनी रिकवरी जो है वो बेस कर रहा है कि जी इंपोर्ट बढ़ा दें तो हम अपना जो है टारगेट अचीव कर लेंगे। ये तरीका कार है FDR। अगली जुलाई के अंदर डॉलर की वैल्यू जो है वो सीधी 317-320 रुपए बनेगी। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सॉल्यूशंस फॉर पाकिस्तान हमारा हफ्तावार ये एक सीरीज है। उसके साथ मैं और हारून ख्वाजा साहब आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज भी हम कुछ अहम इश्यूज आलमी और पाकिस्तान से मुतल्लिक दोनों उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो जो गजा में इसराइल की जारियत और जंग वो जो इस वक्त जारी है, जारी बात है उसने मशरिक वस्ता को और पूरी दुनिया को एक जो है बेयकीनी और बेचैनी की कैफियत में डाल दिया है। लाखों लोग मुजाहिरे कर रहे हैं दुनिया के हर शहर में कि सीज फायर किया जाए और ये रोकी जाए ये जंग, लेकिन इसराइल और उसके जो हिमायती हैं मगरबी ममालिक वो अभी तक कोई इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करना चाहते। अक़वाम मुत्तहिदा में भी जो कोशिशें हुई हैं उसको नाकाम बनाया अमेरिका ने और मगरबी उसके इत्तेहादियों ने। उसके असरात क्या होंगे मशरिक वस्ता पे, हमने पहले भी इस पर बात की थी, लेकिन जाहिर बात है ये मामला चूंकि और संगीन होता जा रहा है तो इसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे और यकीनन ये एक अहम मसला भी है। और इसके अलावा इस वक्त पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में स्मॉग जो है, फ़ज़ाई आलूदगी, हवाई आलूदगी जो है उसने लपेट में ले रखा है लाहौर को, न्यू दिल्ली को और बाकी कई शहरों को पाकिस्तान में भी। और उसके ज़ाहिरी बात है क्या असरात लोगों की सेहत पे, कारोबार पे, मईशत पे, उसका भी कुछ जिक्र करेंगे। और आखिर में IMF की एक टीम पाकिस्तान में इस वक्त रिव्यू जायजा ले रही है कि पाकिस्तान ने किस हद तक IMF की शराइत पर अमल किया, किस हद तक नहीं किया, वो मामला कहाँ तक पहुंचा है उस पे भी थोड़ी सी बात करेंगे। जी वेलकम बैक हारून साहब। और स्टार्ट हम करते हैं ये जो बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है गजा में और वहां पे जो इस वक्त इंसानियत सोच सलूक भी हो रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा अहम जो मगरबी ममालिक की बेहिस्सी या यूं कहिए उनकी पूरी शमूलियत से ही ये सब कुछ हो रहा है, वो तो अब सबके सामने आ चुका है। लेकिन इसके असरात और इसके जो खतरे की घंटियां जो हैं, क्या वो दुरुस्त है ये समझना कि ये हमारे खित्ते को भी अफेक्ट करेगा आगे बढ़कर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू रजा। बहुत ही अफसोसनाक और दिल खराश वाकयात हो रहे हैं आजकल, और स्पेशली मुसलमानों के लिए पूरी इंटायर इस्लामिक दुनिया जो है, हर मुसलमान के दिल पे एक बोझ है। और आज के नंबर्स हैं कि 11,000 शहादतें जो हैं क्रॉस हो चुकी हैं गाजा के अंदर, और इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ पावर और असलहे का इस्तेमाल, केमिकल वेपन्स, फॉस्फरस बॉम्ब्स, क्या नहीं ये इसराइली फौज ने किया।
इसको जेनोसाइड से कम किसी तरह से भी करार देना जो है वो मुनासिब नहीं होगा। और इसके ऊपर उससे भी ज़्यादा अफसोसनाक बात है कि ये 11,000 में से तकरीबन 5,000 जो हैं वो बच्चे और तकरीबन 3,000 ख़वातीन। तो आप सोचें कि वहाँ पे हाल ये है कि 10-12 के करीब जो उनके हॉस्पिटल्स हैं उनके ऊपर बम्बार्डमेंट की है। और अब जो है वो सबसे बड़ा जो उनका हॉस्पिटल है अल-शिफा उसको एनसर्कल कर लिया है। वहाँ पे टैंक्स के थ्रू बम्बार्डमेंट हो रही है, स्नाइपर्स इस्तेमाल हो रहे हैं। यानी कि आप सोचें कि अगर तो वो तैयारों से बमबारी करें तो बहाना बनाते थे कि जी ये तो हम तो उनके पीछे जा रहे हैं जो कि हमास के फाइटर्स हैं, और कोलैटरल डैमेज हो जाता है क्योंकि हम तो उनको टारगेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तो स्नाइपर्स ले आए, गिन गिन के चुन चुन के मार रहे हैं लोग। तो और बहाना क्या है कि जी वो हॉस्पिटल के नीचे जो है वो सुरंग जाती है, जो कि 3-4 मील लंबी जो सुरंगों का मैश हमास ने एलिजिडली बनाया है वो वहां पे। तो इस किस्म के बहाने बना के तो ऑक्यूपाई किया जा रहा है गाजा स्ट्रिप को, और ऑलमोस्ट आधे के करीब वहां के जो घर हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनको वाइप ऑफ कर दिए। और कुछ लोग तो वो रफा क्रॉसिंग जो है वो इजिप्ट की तरफ निकलने में कामयाब हो गए हैं, बाकियों को पुश कर रहे हैं साउथ गाजा के अंदर। और वो पैलेस्टीनियंस, उनको अल्लाह ताला ने इतनी वो मौत से बिल्कुल बेडर हो चुके हैं, और वो भी छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर वो छोड़ेंगे तो ये खाली कर देंगे इसराइलीज के लिए आके अपनी बस्तियां बनाने के। तो वो भी इनक्रेडिबल किस्म की जुर्रत दिखा रहे हैं, और वो फाइट बैक कर रहे हैं। बिल्कुल। ये तो वहाँ की सिचुएशन है। बहुत अफसोसनाक है। अल्लाह ताला जो शहीद हुए हैं, जाहिर है वो तो अल्लाह ताला के पास हैं, और अल्लाह ताला जो फाइट बैक कर रहे हैं उनकी मदद फरमाएं। रजा, इसके अंदर जो बेसिक बात है, इसके मीट के ऊपर आते हैं तो एक शख्स जो है वो इन्वॉल्व है, जो मैं समझता हूँ उसके खिलाफ तो जंगी जराइम के मुकदमात अगर अभी नहीं चलेंगे तो कभी न कभी इंशाल्लाह जरूर चलेंगे। और उस एक शख्स का नाम है बेंयामिन नेतन्याहू। इस बंदे की जो है वो इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। ये काफी पढ़ा लिखा बंदा है, और ये अमेरिका में बड़ा हुआ, और वहां पे यूनिवर्सिटीज में गया, MIT का ग्रेजुएट है। और इसका एक्चुअली कोई खास, इसके वालिदैन जो है वो पढ़ाई लिखाई से वाबस्ते हैं, प्रोफेसर हैं दोनों। और इसने इसकी एंट्री जो थी इजराइल की पॉलिटिक्स में वो हादसाती थी कि वो अर्ली 80s में इसका एक भाई था, यानी उसका नाम था, यानी। और इसको कॉल मौसूल हुई, वो इसराइल में था, कॉल मौसूल हुई कि वो कोई गालबन को फलस्तीनी इस वक्त थे, उन्होंने कोई एक्शन किया था जिसके अंदर इसके भाई की डेथ हो गई थी। तो इसको कॉल आई, अमेरिका में था, और फिर ये ड्राइव करके गया अपने पेरेंट्स के पास उनको ये खबर देने। तो वो फैमिली वाज ब्रोकन फॉर दैट न्यूज। और यानी जो था ये इसका बेसिकली ना बड़ा भाई था और इसका मेंटोर था। और उस वाकये ने फिर इसने सब कुछ छोड़ के तो ये वापस इसराइल गया, और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता इन्वॉल्व होना शुरू हुआ डिफरेंट लेवल्स के ऊपर इसराइल के। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि इसका एक पर्सनल ग्रज है, आज का नहीं है, ये 40 साल पुराना है। और दूसरा, अब इसका जो बेटा है, यारी उसका नाम है, वो इसकी सोशल मीडिया कैंपेन चलाता है, और ये समझता है कि क्योंकि वो यंग जनरेशन से बिलोंग करता है, बेटा 30s में है, तो उसको वो ज्यादा कनेक्टेड है इजराइलीज के साथ।
और सो अब आप देखें कि पिछले दो हफ्ता 10 दिन पहले एक इसने ट्विटर से स्टेटमेंट दे दी थी कि अपने जर्नलों को, अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज को ब्लेम कर दिया था कि जी ये तो उनकी नालायकी की वजह से हुआ है। और फिर इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ तो इसको वापस लेना पड़ा। इसने एक और ट्वीट किया जिसमें से माफी मांगी। तो ये साहब जो है इनका कोई बैलेंस नजर नहीं आता। वो शायद हमने पहले भी इस पे बात की थी रजा। तो इनके जब पिछले साल इलेक्शन हुए तो गवर्नमेंट बनने के लिए इनके पास सीटें नहीं थी, तो इन्होंने वो एक्सट्रीम राइटिस्ट जो थे उनके साथ कोalition की, और उसके अंदर इनका फॉरेन मिनिस्टर जो है वो तो बिल्कुल एक्सट्रीम ऑर्थोडॉक्स जू है, और जो इनका डिफेंस मिनिस्टर है वो तो प्रोक्लेम्ड, यानी कि उसको सजा हुई है टेररिज्म के अंदर। वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करता है जिसने टेररिज्म पास्ट में किया और बकायदा सजा भुगती हुई है इस बंदे ने। तो इस किस्म के कैरेक्टर्स को इसने अपने कैबिनेट में लेकर आया है, जिनका तो गोल ही जो है ना, डिक्लेयर्ड गोल है कि फलस्तीनियों को उनके इलाकों से निकाल के वहां पे यहूदी बस्तियां बसानी है, जिसकी वजह से इसने इसराइल को भी डिवाइड किया। और इसराइल इन इटसेल्फ जो है वो इस वक्त बहुत टर्मोइल के अंदर है, बिकॉज जो ये शख्स कर रहा है पिछले 1 साल से जो कर रहा है, इसने सुप्रीम कोर्ट इसराइल का था उसको ओवरकम करने की कोशिश की। बहुत टर्मोइल था वहां पे। तो बॉटम लाइन ये है कि अभी ये जो है, आपने कहा कि ये एक्सपैंड हो सकती है और दूसरे इलाका के और मुल्क भी हैं वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, एब्सोल्युटली। क्योंकि आप इसराइल की सिचुएशन इस वक्त देखें, वो अंदर से बटा हुआ है। एक तरफ हमास है, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह है, तीसरी तरफ ईरान है, चौथी तरफ वो इराक की जो उधर जो मिलिशियाज हैं जो कि इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं, वो इराकी गवर्नमेंट के अंडर नहीं है। और फाइनली वो यमन से हुतीज जो हैं। सो ये तो सराउंडेड है इसराइल, इसमें तो किसी और कंट्री के इन्वॉल्व होने की जरूरत ही नहीं है। और वो इतने वेल इक्विप्ड, वेल ट्रेंड है इस वक्त। और ये जो टेक्नोलॉजी आ गई है, जंगें बिल्कुल चेंज हो गई हैं, इसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुकी है, तो इसराइल के लिए तो बड़ा प्रॉब्लम ही हो गया है। सो वेस्ट की मदद के बगैर तो इसराइल का मेरे ख्याल से जो सस्टेन करना है वो भी इस वक्त बड़ा क्वेश्चनेबल लग रहा है। तो इसीलिए मैं ये समझता हूं कि आप देखें कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो भी यही कोशिश कर रहा है कि इस वॉर को जल्दी से जल्दी रैप अप किया जाए और उसके अंदर उसको स्टॉप करके ये हॉस्टेज नेगोशिएशंस वगैरह की जाएं। तो कोशिश वेस्ट की भी ये हो रही है कि किसी तरह से ये जेनोसाइड स्टॉप हो, चाहे वो टाइमली हो। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। और यही इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है हारून साहब के वेस्ट के लिए भी। एक टाइट रोप है उनका, एक हिस्टोरिक एलाई है इसराइल, और लेकिन उसके साथ वो ये भी नहीं चाहते कि ये आग भड़के और मजीद बेकाबू हो जाए, क्योंकि फिर इससे सारी जो है दुनिया की सिक्योरिटी भी खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन आप ये बताइए कि ये पूरी चीज में अक्सर लोग ये हमसे भी यहाँ पे सवाल करते हैं, मुझसे खसूसन वो कहते हैं जी नया दौर गजा के ऊपर रोजाना एक प्रोग्राम करे। लेकिन मैं इसके बारे में बहुत सोचता हूँ, मैं क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी जो है वो तो ऑलरेडी जो है फलस्तीन के साथ खड़े में। असल मसला तो उन ममालिक का है जिनके पास ताकत है और जहाँ के अवाम बटे हुए हैं, और जहाँ पे जो है इस तरह की एंटी पैलेस्टाइन एक फजा बनी हुई है। और इस्लामोफोबिया आपने देखा होगा इस वक्त अमेरिका में भी वो 9/11 के बाद जो सूरत हाल थी वो दोबारा से लौट रही है। बहुत सारे लोग इस खदशे का भी इजहार करें। तो पाकिस्तान क्या कर सकता है इन हालात में? पाकिस्तान के पास कोई है, डू यू थिंक कि कोई चॉइसेस है, पॉलिसी चॉइसेस या कोई इन्फ्लुएंस? मुझे तो खैर जाती तौर पर नहीं लगता। देखिए, पर्सनली क्यों नहीं कर सकता पाकिस्तान? देखिए ना, ओके, इसको वन बाय वन लेते हैं। आप देखें कि प्रेसिडेंट बाइडेन जो है वो जहाज लेके फौरन पहुंच गए थे, जाके नेतन्याहू को गले लगा लिया, अपना फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने बार बार भेजा है। लेकिन उसका रिएक्शन आप देखें, ये दिस इज टोटली अनएक्सपेक्टेड। आप ग्राउंड के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर रिएक्शन देखें। कल जहां पे आप रह रहे हैं वहां पे, बल्कि आज वो मिड टाउन बंद कर दिया था उन्होंने, न्यूयॉर्क टाइम्स के दफ्तर के सामने जाके उन्होंने वो उसके अंदर घुस गए थे प्रोटेस्टर्स। तो बहुत शदीद रद्द-ए-अमल आया। यूनिवर्सिटीज जो है उसके अंदर जो है वो स्टूडेंट्स बाहर निकल आए हैं, आम पब्लिक बाहर निकल आई है, लाखों लोग बाहर निकल आए, स्ट्रीट्स के ऊपर निकल आए हैं। लंदन जो है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है एवरी थर्ड डे। तो
एक जनरल सेंस, ये जो यंगर जनरेशन है, ऑफ कोर्स आप वो देख रहे हैं, जब क्योंकि मीडिया तो कुछ नहीं दिखा रहा, लेकिन सोशल मीडिया में तो सब कुछ आ रहा है। तो व्हेन पीपल सी दिस, तो दे सी द अदर साइड ऑफ द स्टोरी एज वेल, जो कि पहले नहीं होता था। तो एक तो बहुत ज्यादा यूनाइटेड स्टेट्स के अपने अंदर और यूरोप के अंदर स्ट्रीट के ऊपर जो मूड है वो बहुत डिफरेंट है, जिसकी वजह से फिर प्रेसिडेंट बाइडेन को भी एक स्टेप बैक लेना पड़ा। जिस अग्रेसिव तरीके से वो एम्ब्रेस कर रहे थे इसराइल को, उनको एक स्टेप बैक लेकर अब उनको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ रही है, और उनको बार बार कहना पड़ा इसराइल को कि भाई आप ये नहीं कर सकते हैं, आप स्टॉप करें इसको और टाइम दें ताकि ये सिविलियंस वहां से निकल सकें वगैरह वगैरह। तो आपने विजिबली देखा है कि विद इन वीक 10 डेज किस तरह से यूरोप ने एक स्टेप बैक लिया है। एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि देखें, ये OIC जो है सऊदी अरब ने बुलाया है, आई बिलीव 12 तारीख संडे को OIC का इजलास बुलाया, 57 इस्लामिक कंट्रीज उसके अंदर इनवाइटेड हैं। तो पाकिस्तान क्यों नहीं? पाकिस्तान इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर इन द कमिटी ऑफ नेशंस एंड स्पेशली द कमिटी ऑफ इस्लामिक नेशंस। तो पाकिस्तान मस्ट गो और अपना क्लियर कट जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू वहां पे रखे, जो कि सारी उम्र हमें तो कायदे आजम ने लाइन दी हुई है कि क्या ये है, इजराइल का क्या स्टेटस है। और ये एक हमारी नजर में एक अनफेयर बंटवारा हुआ था 1948 के अंदर, एंड जिसके अंदर वहां के लोकल लोगों को नहीं और बाकी जो रीजनल जो ममालिक उस वक्त वजूद में आए थे उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया था। और ये अनफिनिश्ड एजेंडा है यूनाइटेड नेशंस का और या ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का, जो कि अभी ये 80 साल होने को आ रहे हैं और ये चलता जा रहा है। ये रिजॉल्व जब तक नहीं होगा ये तो चलता रहेगा। पैलेस्टीनियंस ने तो अपना रिजॉल्व शो कर दिया है कि आप जो मर्जी कर लें। ये आप इमेजिन करें ना, बल्कि रजा मैं आज इलॉन मस्क को सुन रहा था एंड ही वाज सेइंग कि जी आप बताएं कि अगर आप वहां पे एक बच्चा शहीद करते हैं तो आप किस तरह से हमास को खत्म करें? आप तो 6 और हमास के फाइटर तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल, अच्छा, बड़ी लॉजिकल बातें की। तो इलॉन मस्क जैसे बंदे जो है ये बात कर रहे हैं। अच्छा, कमिंग बैक टू पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का बड़ा स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक स्टैंस रहा है, जो कि मैं समझता हूं कि बड़ा एक सबड्यूड किस्म का पाकिस्तान का इस वक्त जो है ना वो रिस्पॉन्स आया, जो कि आई थिंक इसको पाकिस्तान का जो एक हिस्टोरिकली स्टैंस रहा है, भाई उसको तो आप फोर्सफुली प्रोजेक्ट करें। हम तो वो भी नहीं कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स हमें जंग में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, गिवन दैट, ठीक है, बिल्कुल सही है, लेकिन डिप्लोमेटिकली तो हम शोर मचा सकते हैं ना। डिप्लोमेटिकली तो हम, अगर हम इस फोरम पे बैठ के ये सारी बातें कर सकते हैं, तो फॉरेन ऑफिस ऑफ पाकिस्तान क्या कर रहा है, किस बात का इंतजार कर रहा है? बिल्कुल सही बात है। वैसे एक मुनीर अकरम साहब ने अंग्रेजी बोल के तकरीर कर दी, अरे भाई ये तो नहीं है ना, ये आप लोग उधर इकट्ठा करेंगे, आप ममालिक को लीड करें उनको। और देखिए टर्की क्या कर रहा है। At this time, Turkey is playing a decisive role कि किस डायरेक्शन में जाना चाहिए मुसलमान ममालिक को। So I think we should stick to our historic stand and we should forcefully advocate it. नहीं, that I think definitely जो है इसके ऊपर हम एक पोजीशन तो लेनी चाहिए, लेकिन डिप्लोमेटिकली हम काफी कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये क्यों नहीं कर रहा? मैं ये भी आपसे, ऑफ कोर्स ये कॉम्प्लिकेटेड चीज है। क्यों आपने कहा कि म्यूटेड है चांस? बहुत से लोगों का ये कहना है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की भी स्टेटमेंट जो थी जरा सी थोड़ी वो इतनी क्लियर कट, इतनी फोर्सफुल नहीं थी जितनी कि आई सपोज लोगों की शायद तवक्को है और होनी भी चाहिए। जैसे आपने कहा कि हमारी एक प्रिंसिपल पोजीशन है 75 साल से। तो क्या ख्याल है आपका? क्या पाकिस्तान क्यों लेता है सऊदी अरेबिया और UAE के जो वो करें उसी तरह पाकिस्तान भी उसको फॉलो करे या US को ज्यादा ना करे? व्हाट डू यू थिंक कुड बी द केस? अब देखें ना, आपने हमारे प्रोग्राम जो रिहर्स नहीं होते, आपने मुझसे फिर वो सवाल पूछ लिया। आप मुझे जवाब देने दें फिर इसका। प्लीज। लास्ट टाइम आपने मुझे जवाब नहीं देने दिया, तो देखें मेरी ट्रोलिंग आपने करा दी थी। तो अब वो जवाब मैं आपको देता हूं। देखें, सीधी सी बात है, पैसे। इतनी रिच कंट्री है पाकिस्तान, अगर हम इफ वी डोंट पुट आवर हाउस टुगेदर, व्हिच वी हैव बीन अनएबल टू डू दैट, तो देखिए ना,
तो फिर यही होगा ना, फिर हर मुल्क के पीछे जाके वो कशकोल, जिसको हम बार बार कहते हैं, बैगिंग बॉल लेके पहुंच जाते हैं। तो बिल्कुल। आप थोड़ा सा 2 महीने पीछे जाएं, हमने तो इस पर प्रोग्राम भी किया था कि असल में तो गोल ये था कि वो जो डील हो रही थी सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल की, जिसके अंदर अंडरस्टैंड इसराइल वांटेड कि अलॉन्ग विद इंडोनेशिया एंड मलेशिया पाकिस्तान का होना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट इंडोनेशिया मलेशिया वाज सेपरेट, और पाकिस्तान को उन्होंने स्पेशली सेपरेटली कहा था कि जी वो तो ठीक है, आप आ जाएंगे सऊदी अरब, इट्स जबरदस्त चीज है, लेकिन वो तो जूल इन द क्राउन है, उनको तो लेकर आए ना, जिस कंट्री का नाम पाकिस्तान है। तो जिसके जवाब में सऊदीज ने उनको कहा कि जी वो पाकिस्तान का तो कोई मसला नहीं है, वो तो हमारी जेब में, जो हम कहेंगे वो करेंगे। और फिर ये अंडरस्टैंडिंग थी कि सऊदी क्राउन प्रिंस जो है वो पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे और यहाँ पे आके वो ऑयल रिफाइनरी जो कुछ सालों से चल रही है उसका अनाउंस करेंगे। उसकी तो खैर वो आहिस्ता आहिस्ता अभी उसकी फिजिबिलिटी वगैरह है, लेकिन रेकोटेक के अंदर जो है वहां पे तो बड़ा ठीक ठाक वो तो बात हो रही थी, 15-20-25 बिलियन डॉलर्स की बात हो रही थी। तो आपको याद है हमारी लीडरशिप ने यहां तक कह दिया था कि जी वो आएंगे, और 10 बिलियन तो मैंने उनको कह दिया कि मैंने वापस भी नहीं जाने देना। तो ये बातें तो पब्लिश हुई हैं, तो मैं अपनी तरफ से तो नहीं बना रहा। तो अब देखें वो सारा, वो हमास की वजह से वो सारा प्लान चौपट हो गया। एंड नाउ वी आर एट अ सिचुएशन जहां पे हम इसी आस में हैं कि वो कहीं से ये जंग खत्म हो हमास की, और फिर से वो पुराना प्लान जो है यूनाइटेड स्टेट्स का और इसराइल और सऊदी अरेबिया वो इकट्ठे हों, ताकि हमारा कुछ खाने पीने का बंदोबस्त हो। मुझे तो होता नजर नहीं आता। एंड ऑफ कोर्स एज यू नो द व्हाइट हाउस वुड लव टू डू दैट डील बिफोर इलेक्शंस अगले साल नवंबर में। एंड नेतन्याहू तो बहुत चाहेगा, क्योंकि वो तो जिस सिचुएशन में है, आई डोंट सी हिम सर्वाइव एज अ प्राइम मिनिस्टर फॉर टू लॉन्ग। अब तो वो पुराने प्राइम मिनिस्टर अहद ऑलमर्ट, उसने भी कह दिया कि बॉयकॉट करें इस प्राइम मिनिस्टर का। हाँ जी, वो उसका सर्वाइवल तो बहुत मुश्किल लगता है नेतन्याहू का। जितनी के ऑपोजिशन अब वहां पे भी, अगरचे कि इस वक्त वो उन्होंने जंग वंग छेड़ दी है, लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा उसके खिलाफ आवाजें जो है वो उठ रही हैं कि इसकी सारी मिस हैंडलिंग जो हुई है उसका कुछ किया जाए। बहरहाल जी, बढ़ते हैं आगे, और ये थोड़ा सा जिक्र हो जाए स्मॉग का। हमने शुरू में बात की थी। लाहौर इस वक्त जो है पिछले चंद दिनों से दुनिया के टॉप जो पोल्यूटेड शहर हैं फजाई एतबार से, हवाई एतबार से, उनमें उसका शुमार हो रहा है। बल्कि कुछ दिन तो वो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसके मुताबिक सबसे बदतरीन एयर क्वालिटी थी पिछले 3-4 दिन पहले। और रोजाना यही हाल है वहां पे। छुट्टियां उन्होंने पहले अनाउंस कर दी, कारोबार बंद कर दिए, स्कूल बंद कर दिए। जरा इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करते हैं। ये तो इसके तो सेहत के ऊपर तो लोग कह रहे हैं 4 से 7 साल लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होगी, लेकिन उससे भी ज्यादा ये कि ये तो हमारी आगे इकोनॉमी का जो हाल है। और तो ये इसके तो बड़े दूर रस जो है वो असरात होंगे ऑन बिजनेस एंड इकोनॉमी। हारून साहब। एब्सोल्युटली। देखें, अफसोस इस बात का है कि ये आज का तो नहीं है, ये तो पिछले 7-8-10 साल से फॉग जो है, वो पहले फॉग होती थी जो कि सस्पेंडेड वाटर पार्टिकल्स होते थे एयर में। जब आपको याद है 20-30 साल पहले फॉग आती थी ये सर्दियों के महीने में। अब वो हुआ ये है कि ये पोल्यूशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती गई है, तो वो फॉग के साथ वो जो सस्पेंडेड वाटर पार्टिकल्स हैं उसके साथ ये पोल्यूशन के पार्टिकल्स मिक्स होके कार्बन, तो ये स्मॉग बन जाती है, जो कि उसकी डेंसिटी भी बहुत ज्यादा, मतलब वो थिक होती है, हैवी होती है, और वो सख्त जो है वो सेहत के लिए बड़ी मुज़र है, क्योंकि उसके अंदर कार्बन पार्टिकल्स होते हैं। तो अफसोस ये है कि ये आज आज की बात नहीं है, पहली दफा नहीं हुई, क्योंकि इसको तो 10 साल हो गए हैं, लेकिन कोई कुछ करने को तैयार नहीं है। मुझे आप बताएं रजा भाई, ऑरेंज ट्रेन हमने बना दी, उसकी सब्सिडी हम दे रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, वो बजाय ये है कि आप बसें और ज्यादा करें, बजाय ये है कि आप ट्रांसपोर्ट के सिस्टम को बेहतर करें पहले, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, आपने जाके ऑरेंज ट्रेन बना दी, व्हाइट एलिफेंट है वो। आपने बजाय इसके कि एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स और उसके अंदर जो डायलिसिस और किडनी के मरीज हैं उनके लिए इंतजाम को बेहतर किए जाए,
आपने जाके वो एक और व्हाइट एलिफेंट KPLI वो बना दिया है वहां पे बेदिया रोड के ऊपर, अरबों की सब्सिडी उस पर। मैं पूछा था वो कुछ कुछ डॉक्टर से जिनको पता है कि वो, उनका सवाल ही पैदा नहीं होता, ये चल ही नहीं सकता, ये सब्सिडी, इसके ऊपर इतनी ज्यादा सब्सिडी चाहिए इसको चलाने के लिए। लेकिन ये जो चीज है जो कि हर किसी को इफेक्ट कर रही है, जो लाइफ एंड डेथ मैटर है, जो कि सेहत के इफेक्ट करती है, और अब देखें ना, अब लॉकडाउन होना शुरू हो गए हैं, उसके ऊपर कोई कुछ करने को तैयार नहीं। अकॉर्डिंग टू पंजाब गवर्नमेंट्स ओन फिगर्स, वो कहते हैं कि 50 बिलियन रुपए चाहिए इस मैटर को कंट्रोल करने के। मैं आपको बताता हूँ कैसे कंट्रोल होगा। तो 50 बिलियन जो है वो, मतलब बाकी सब चीजों के लिए इनके पास पैसे हैं, 200 अरब की ट्रेन बनाने के लिए पैसे हैं उनके लिए, 100 अरब का वो अस्पताल बनाने के लिए पैसे हैं, लेकिन 50 बिलियन के पोल्यूशन ठीक करने के पैसे नहीं है। और 10 साल हो गए, आप सोचे 10 साल में अगर ये करते तो 5-5 बिलियन करके आज सारा कुछ ठीक हो गया होता, राइट। अच्छा, आगे चलते हैं। ये होता क्यों है? ये होता इसलिए कि वो ईंटों के भट्टे हैं, वो जब चलते हैं उसके अंदर से कार्बन निकलती है, वो जो भी फ्यूल वहां पे बर्न करते हैं, तो या तो इन भट्टों को बंद किया जाए, या फिर वहां पे वो ऐसी मशीनरी होती है जो कि कार्बन को एब्जॉर्ब कर लेती है। जिस तरह आपकी फैक्ट्रियां हैं जो कि कंप्लाई नहीं करती हैं ये एनवायरमेंटल, एक तो डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट पता नहीं क्यों बनाया हुआ है, और वो उनकी नाक के नीचे सारा कुछ हो रहा है। अच्छा, तीसरी जो मेन रीजन है वो आपकी ट्रैफिक है। वो ट्रैफिक क्यों? इसलिए कि आपका ऑयल जो यूज होता है वो, उसको मसलन ये मोबाइल ऑयल वगैरह जो है, इसको इकट्ठा करके तो दोबारा रीयूज के लिए एक मार्केट है वहां पे, और वो फिर यूज ऑयल जो है उसको दोबारा से गाड़ियों के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। सही। जो कि उससे फिर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो इंतहाई जहरीली या पॉइजनस गैस जो है, उसमें कार्बन भी होती है, वो उससे अखराज होता है उसका। और फिर इरानियन ऑयल जो है, जो कि लो क्वालिटी, उसमें रिफाइंड ऑयल नहीं है, वो यूज होता है, जिसकी वजह से पोल्यूशन। लेकिन मेन जो है रजा भाई, मेन 70% अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ पंजाब नंबर, 70% रीजन जो है इसका, वो ये है कि हमारे जो फसलें हैं वो कार्बन, ये जो राइस की पैडी है, जब राइस की फसल कटती है तो उसको जला के, उसका जो स्टेबल है उसको जला के, तो वो तैयार करते हैं अपनी जमीन को, क्योंकि उनको जल्दी होती है ये वीट की क्रॉप लगाने को। तो ये सारा धुआं, ये उससे जल के ये सारा धुआं क्रिएट होता है, और दोनों साइड ऑफ द बॉर्डर। अब वो हमारा जितना होता है उससे कम से कम डबल जो है वो इंडिया की साइड पे होता है, और हवा जो है इस सीजन में जनरली ईस्ट टू वेस्ट चलती है, इसलिए इंडिया का भी हमारी तरफ आ जाता है। तो 70% रीजन जो है इस स्मॉग का, ये हमारे राइस के जो फील्ड्स हैं उसको बर्न करने का। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये राइस की फील्ड्स भी हैं, और जैसे आपने ज़िक्र किया वेहिकुलर पोल्यूशन का, आपने ज़िक्र किया पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के, और ये जो आपने देखा होगा कि लाहौर में रिंग रोड के इर्द-गिर्द कितनी फैक्ट्रीज़ हैं। अगर आप आम तौर पे भी गुज़रे हैं, तो आपको एक वो नॉर्मल, ये अभी तो नवंबर-दिसंबर में तो स्मॉग होती है, अदरवाइज़ भी वो एक चादर सी आ जाती है। आप यूँ ही मोटरवे से आते हैं रिंग रोड के ऊपर, या वैसे आप गुज़र रहे हो, तो उनकी रिलोकेशन का भी कुछ 10 साल हो गए, जैसे आपने कहा, बहुत कुछ किया जा सकता है। तो ये मुझे ये बताइए ख्वाजा साहब, वो तो खैर हर बारी हमारी यही बात होती है कि करेगा कौन और कैसे करेगा, वो एक एक ये बहुत सीरियस क्राइसिस है। इसमें अभी ये किस तरह से प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को पुश किया जा सकता है? आई मीन, सिविल सोसाइटी तो लगी रहती है, कोर्ट्स में जाते हैं, कोर्ट्स में पिटिशंस जाती हैं, कोर्ट्स ऑर्डर करती हैं, वापस होते हैं, अपीलें होती हैं। ये कोई इसका, क्योंकि इसका देखिए ना, हम ज्यादा तो वेट नहीं, 10 साल हो गए, हम और कितने 10 साल और करेंगे तो पता नहीं कितने बच्चे इस बीमारी में लाहक होंगे, कितने बुजुर्ग जो हैं वो इससे मुतासिर होंगे। तो इसका ये बताइए कि अभी क्या, मतलब सरे 10 जो है, इमीडिएटली अगले लेट्स से 1 से 2 साल में क्या ऐसे स्टेप्स 1 या 2 उठाए जाएं? एक तो ये बर्निंग वाली जो आप बात कर रहे हैं फील्ड्स की, एक तो वो तो बिल्कुल है, लेकिन उसके अलावा ये ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से क्या किया जाए?
देखिए, सबसे पहले तो ये फ़ील्ड्स की जो राइस की फसल जब कट जाती है, उसकी जो उसका स्टबल जो रह जाता है, उसको जलाया जाता है। उसको क्योंकि 70% वो प्रॉब्लम है, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें उस एक मशीन होती है, उसका उसको कहते हैं सीडर। वो सीडर जो है वो बेसिकली सीड लगाता है, लेकिन वो सीड लगाने के साथ-साथ वो जो पुरानी जो वहाँ पे कोई भी कल्टीवेट हुई होती है, उसको भी साथ-साथ वो उखाड़ लेता है। तो ये सीडर्स हमें खरीदने की ज़रूरत है। ये कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, सारी दुनिया के अंदर होता है, बस थोड़े से पैसे चाहिए, वो आहिस्ता-आहिस्ता करके आप बिल्ड करें उसको, प्राइवेट सेक्टर को एंगेज करें। तो प्राइवेट सेक्टर अपनी मदद आपके तहत सामने आएगा और उसको वो मार्केट बेसिस के ऊपर प्रॉफिट के ऊपर जो है वो खरीदेगा और फिर प्रॉफिट के ऊपर रेंट पे करेगा। एंड थोड़ी सी लॉज को चेंज करने की जरूरत है कि फार्मर्स के ऊपर आप ये मैंडेट करें कि वो अभी क्रॉप तब तक नहीं लगा सकेंगे जब तक इसको वो मशीन के थ्रू साफ ना करें और बैन करें क्रॉप को आग लगाना। वो तो सामने नजर आ जाती है ना। आप ये ACDCs क्यों रखे हुए हैं? ये जाके स्टॉप करवाएं ये जो आग लगाते हैं इसको। सो एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि रजा भाई मैं आपको और अपने व्यूअर्स जो हमारे हैं उनको साफ साफ बताना चाहता हूँ, अगर तो आपने ACs और DCs के थ्रू अपने शहर चलवाने हैं तो कुछ नहीं होने वाला। ये तरीका नहीं है। ये इतने इतने आपने 1.5 2 करोड़ के शहर जो हैं वो एक DC चला रहे हैं। भाई इस तरह नहीं होता दुनिया के अंदर। आपको लोकल गवर्नमेंट चाहिए, आपको लोकली इलेक्टेड वहां के लोग चाहिए। बलोचिस्तान से उठा के आप एक अफसर ले आते हैं 20 ग्रेड का, उसको कहते हैं लाहौर को चलाओ। भाई उसका क्या ताल्लुक है लाहौर से? उसको आप बलोचिस्तान में उसके शहर में लगाएं। तो आपको लोकल गवर्नमेंट चाहिए ये सारा काम करने के लिए। आप सिविल सर्वेंट्स जो हैं उनको डिफरेंट एक साइकी चाहिए। वो तो रूल करने के लिए आते हैं, वो सर्व करने की खिदमत करने के लिए नहीं आते हैं, वो हुक्मरानी करने के लिए आते हैं। तो जो मैं बार बार कहता हूँ, आपको मीनिंगफुल सिविल सर्विस रिफॉर्म की जरूरत है। ये लोकल गवर्नमेंट की जरूरत है। और फैक्ट्रियां बाहर मूव करना, जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। आपकी कोट लखपत इंडस्ट्रियल स्टेट है, सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट है। इससे पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन की को मेरे ख्याल से 12 इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं पूरे पंजाब में। वहां पे आप जाके देखें, उधर 6-6 फुट के खड्डे पड़े हुए हैं, कोई हाल नहीं है। तो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट जो है वो पता नहीं क्या क्या करता है यहाँ पे। तो अगर आपने बाबू उधर बिठाया होगा तो फिर यही होगा ना। सो अब क्या करें, जब तक आप सिस्टम चेंज करने को तैयार नहीं है तो फिर क्यों एक्सपेक्ट करेंगे कोई चेंज आएगी। बिल्कुल। ये तो बात वहीं पे आ गई लोग के बिल्कुल लोकल गवर्नमेंट की जो होती है इस तरह के मामलात के ऊपर, उसकी ज़रूरत क्यों होती है, और सिविल सर्विस का जो ढांचा है उसको भी जो है क्यों क्यों कर अर्जेंटली तब्दील करने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से बात वहीं पे है। तकरीबन सारे पाकिस्तान के मसले उधर ही आ रहे हैं। मेरे ख्याल से हमें जल्द अज़ जल्द इसके ऊपर एक सीरीज़ ऑफ डिस्कशंस करनी चाहिए और सिविल सर्विस को में इस्लाहात के लिए। तो वक्त हमारा चूंकि निकल रहा है शो का, मैं चाहता हूं कि हम अगला भी अपना मौजू जो है वो उसको छेड़ लें, और वो है IMF का एक वफ्द जो है वो इस वक्त जायजा ले रहा है। रिव्यू मिशन जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है और वो देख रहा है कि क्या शराइत पर अमल हुआ है कि नहीं हुआ। उनका जो एक बहुत बड़ा कंसर्न आज के अखबारात में मैंने देखा वो ये था कि करेंसी की जो फ्लक्चुएशन है और डिवैल्यूएशन के हवाले से उनको ये लग रहा था, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बहुत सारे इस तरह के स्टेप्स लिए हैं, वो डॉलर की स्मगलिंग को रोकना और वगैरह वगैरह, जिससे कि डॉलर की कीमत 15-20 रुपए कुछ कम हुई, 300 से ऊपर निकल गया हुआ था। अब वो फिर बढ़कर अभी 289 का गालिबन था कल उसका रेट। तो शायद IMF का हिंट है कि डिवैल्यूएशन और की जाए। तो जरा इसके ऊपर भी कमेंट करें आप, कि एक तो पहले ये बता दें कि क्या इससे रिव्यू मिशन में पाकिस्तान कामयाब हो जाएगा IMF को राम करने में, और दूसरी चीज ये कि अगर डिवैल्यूएशन पर बिल्कुल छोड़ दिया तो फिर उसके तो बड़े असरात मनफी ही निकलते हैं, हमने देखा है माजी में भी। हाँ नहीं, विंडो ड्रेसिंग तो की है एज यूजुअल इन्होंने। और IMF को पता है। मेरे ख्याल से ये रिव्यू कामयाब तो हो जाएगा, लेकिन कंडीशनल होगा ऑन सर्टेन थिंग्स। मतलब जितना हम आगे जाते जाएंगे उतना मुश्किल होता जाएगा। जो अब अगला रिव्यू आएगा वो इससे बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि कंडीशंस होंगी। वो क्या है, एक तो उन्होंने रेवेन्यू जो है ये शो कर रहे हैं कि जी हमने तो यू नो जो था टारगेट उससे हमने पता नहीं 60-61 बिलियन ज्यादा इकट्ठा कर लिया है।
तो वो दूसरा ये कह रहे हैं कि जी हमने एक्सपेंसेस जो हैं अपने कम कर लिए हैं। सो एक्सपेंसेस कम इसलिए हुए हैं कि सब्सिडीज इन्होंने रिलीज नहीं की हैं, ना ही इन्होंने पीएसडीपी जो है उसके ऊपर कोई खर्चा किया है, तो जो कि आगे जाके इनको करना पड़ेगा। सो वो एडजस्टमेंट की मोस्ट लाइकली जरूरत पड़ेगी। अच्छा, जो इन्होंने एफबीआर ने अपने टारगेट से ज्यादा इकट्ठा कर लिया है, तो वो भी एक सीजनल नंबर है। ऊपर से वो कह रहे हैं कि जी इम्पोर्ट्स कम हो रही हैं, तो हम तो आगे जाके शायद पूरा ना कर सकें। तो अब आप देखें ना कि एफबीआर अपनी रिकवरी जो है वो बेस कर रहा है कि जी इम्पोर्ट बढ़ा दें तो हम अपना जो है टारगेट अचीव कर लेंगे। ये तरीका कार है एफबीआर का। तो जाहिर है आईएमएफ सो वो सब्सिडीज और पीएसडीपी में तो आईएमएफ डेफिनेटली कहेगा कि जी आप आगे एडजस्टमेंट डालें, क्योंकि आपने ये पहली क्वार्टर में तो खर्चा नहीं किया, लेकिन आगे तो आप करेंगे, सो वो उसकी प्रोविजन डालेंगे। अच्छा, जहां तक एफबीआर का रेवेन्यू जो है, वो ऑब्वियसली कहेंगे जी कि आप नए टैक्स पेयर्स लेकर आए। ये वाली कोई आर्गुमेंट नहीं कि जी इम्पोर्ट्स कम हो गई हैं तो हम रेवेन्यू कम इकट्ठा करेंगे। सो ये हो गया। जहां तक रुपए की बात है, वो तो मैं आप मेरे ख्याल से हर दूसरे प्रोग्राम में हम कहते हैं कि जी आप ये इकोनॉमिक थ्योरी को तो नहीं डिफाई कर सकते। जो डिफरेंशियल है इन्फ्लेशन का, उसमें तो होना ही होना है रुपये ने डीवैल्यू। अच्छा, उसके ऊपर फिर आ जाती है चीज के अच्छा, एक और उसमें ऐड कर लें कि वो डिमांड एंड सप्लाई कि आपका डिफरेंशियल जो है इन्फ्लेशन का वो है, लेकिन कहीं से आपके पास सप्लाई आ जाती है डॉलर्स की, सीपैक आ जाता है, या वो वॉर ऑन टेरर, सीपैक के $60 बिलियन आते हैं, वॉर ऑन टेरर के 100 बिलियन आ जाते हैं। तो डॉलर्स आपके पास वाफिर मकदार में है और आप अफोर्ड कर सकते हैं रुपये की वैल्यू को जो है ना स्टॉप करना, कि जी उसको वहां पे फ्रीज कर दें, जो कि शौकत अजीज साहब ने की, और फिर 2013 से 17 के अंदर पीएमएलएन की गवर्नमेंट ने की। लेकिन उससे होता यह है कि मार्केट इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। वो जो अगेन इन्फ्लेशन डिफरेंशियल है, उसको तो नेचुरली होना चाहिए। अगर आप नहीं होने देंगे कि वो आर्टिफिशियली स्टॉप कर रहे हैं, तो ये तो हम हर दूसरे प्रोग्राम में कहते रहे हैं कि ये इकोनॉमिक थ्योरी को डंडे से डिफाई नहीं किया जा सकता। तो ये डिवैल्यूएशन तो होनी है। हमने तो बल्कि नंबर्स भी दिए थे कि अगर इनकी बात मान लें और 250 के ऊपर डॉलर था रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के मुताबिक अगस्त में, तो फिर अगली जुलाई के अंदर डॉलर की वैल्यू जो है वो सीधी 317-320 रुपए बनेगी। 317। ओहो। 317 to 320, अगर उनकी बात मानी जाए कि 250 था अगस्त में। वाह! तो ये तो जी, अगर उनकी बात वाक़ई मानी जाए। तो बहरहाल ये तो फिर इसके मुस्बिरात जो है देखें, मतलब एक तरह से तो वो शर्त तो है, लेकिन फिर इन्फ्लेशन के ऊपर इसका बड़ा असर होता है हारून साहब। ये एक आपने पहले भी ज़िक्र किया है अभी, तो मेरे ख़्याल से ये तो फिर इसका मतलब महँगाई जो है पाकिस्तान में, वो तो मज़ीद बढ़ने का ही मुझे इम्कान दिख रहा रज़ा देखें, ये मोर ऑफ द सेम नहीं चलेगा। मैं बार-बार हम लिटरली महीने हो गए हैं कि आपको सर्जरी करनी पड़ेगी, और हम आपको बता के थक गए हैं कि सर्जरी का क्या मतलब है। 5 चीजें आपको करनी पड़ेंगी: मीनिंगफुल सिविल सर्विस रिफॉर्म, नंबर 2 पॉपुलेशन कंट्रोल, नंबर 3 मीनिंगफुल जुडिशियल रिफॉर्म्स, नंबर 4 रीराइट द पाकिस्तान बजट, एंड नंबर 5 मीनिंगफुल लोकल गवर्नमेंट। 5 चीजें, पैसे भी नहीं चाहिए, नहीं करेंगे तो मोर ऑफ द सेम। बेहतरीन। और इसी नोट के ऊपर आपसे इजाजत हारून साहब, और व्यूअर्स से भी इजाजत। नाजरीन, आपको वीडियो पसंद आए तो इसको प्लीज शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अपने कमेंट्स भी दें, लेकिन रिस्पेक्टफुल, कंस्ट्रक्टिव। और इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम फिर आएंगे, और ये जो मुख्तलिफ मौज़ूआत और खुसूसन ये जो आखिर में 5 नुकाती जो एजेंडा है, इसके ऊपर हम तफसील में बात करेंगे, लोकल गवर्नमेंट, सिविल सर्विस रिफॉर्म वगैरह। इसके साथ ही खुदा हाफिज।